Good morning, students. Yesterday we have learned the four principles of Henry Fayol. 10 are still remaining. 10 अभी भी बचे हुए. So today let's take them one by one. एक एक करके करते हैं उनको. ओके ये डायग्राम था यूनिटी ऑफ कमांड का. देख लीजिए वन बॉस से अगर इंस्ट्रक्शन आते तो कितना कन्वीनियंट है. कोई भी एम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं होगा. ओके और अगर मल्टीपल बॉसेस रहे, जैसे कि यहाँ पे 3 बॉसेस हैं, ये एक बॉस हो सकता है, इसको भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, इसको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है. तो यही बोलता है ये प्रिंसिपल क्या कि ऑर्डर कितने बॉसेस से आना चाहिए, ओनली फ्रॉम वन बॉस. अगर ज़्यादा से आएंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा. केस स्टडी की अगर बात करें तो वहाँ पर ऐसे कुछ आएगा लिखा हुआ कि वहाँ पर कोई दो मैनेजर से वो कंटिन्यूसली एक को ऑर्डर दिए जा रहे हैं और वो कन्फ्यूजन हो रहा है उस वर्कर को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है. तो आप याद रखना कौन सा रहेगा, ये कमांड वाला. ओके कुछ और मत लिख कर आना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है कई बार कि कौन सा मेरे को लिख कर आना. तो यूनिटी ऑफ कमांड है, तो आपको याद रखना है वो चीज़ है ना, कमांड वाला प्रिंसिपल है. नाउ द केस स्टडी. Vijay worked as a plant superintendent in the shoe manufacturing company. Due to increased demand in the sales, manager insisted the worker to do faster the production. The production manager asked the worker to work overtime instead of increasing the speed of maintaining the quality of production. Whereas the finance manager is strictly against the practice of overtime because it will increase the cost of production. Now यहाँ पर दो चीज़ें प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो वर्कर को क्या बोल रहा है, ओवर टाइम काम करने के लिए, और जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या बोल रहा है कि इसके अगेंस्ट ओवर टाइम करने के. तो ये एम्प्लॉय को दोनों ही अगर ऑर्डर्स देते हैं तो ये अलग अलग बॉसेस हो गए एक तरह से, और वो अगर अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है. तो यहाँ पर यही है यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल की बात हो रही है. ओके क्योंकि दोनों का ही अपना अपना ओपिनियन है बॉसेस का, तो एम्प्लॉय बेचारा इसमें कुछ नहीं कर सकता. मल्टीपल बॉसेस से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी दो बॉसेस की ऐसी बात होती है लग रही, तो आप समझ जाना कि कौन सा यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या चीज होती है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान. That is, the effort of all the members and the employees of the organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal. If the principle is applied, it leads to coordination. अगर इस प्रिंसिपल को आप अप्लाई करते हो तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है. ओके Each department and a group having common objective must have one head and one plan only. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर कैसा रहेगा कि आपके ऊपर आप एक टीम रहोगे और आपके ऊपर एक हेड रहेगा. ये चीज़ देखने वाली रहती है. अब यहाँ पर जैसे कि जो एग्जांपल दिया है इसको मैं बहुत इजी वे में बता देता हूँ. जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि सोप हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, शैम्पूज हो गया. तो कंपनी के अंदर अगर आप झांकते हो उसके, तो वहाँ पे आपको क्या दिखते हैं कि 3 अलग अलग डिविजन्स हैं वहाँ पर. इन 3 अलग यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि 3 अलग अलग डिविजन्स है, और 3 अलग अलग डिविजन्स में क्या चीज़ चल रही है, 3 अलग अलग डिविजन्स में आपका प्रोडक्शन चल रहा है. तो यहाँ पर एक एक यूनिट बना दी गई है. जैसे कि एक यूनिट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ सोप बनाने के लिए, एक यूनिट रिस्पॉन्सिबल है कॉस्मेटिक बनाने के लिए, एक यूनिट रिस्पॉन्सिबल है कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो यहाँ पर सबके अपने अपने प्लान्स हैं. ठीक है, जैसे कि जो कॉस्मेटिक बना रहा है तो उसको क्या करना है, कॉस्मेटिक बनाने को उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम जो है वो ही करने, वो अपना जो प्लान है जो उसके हेड ने बना के दिया है उसको अचीव कर ले, उसका जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर ले. इसी तरह से जो शैम्पू बना रहा है उनका भी एक प्लान रहा होगा, क्योंकि देखो सभी जो प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, शैम्पू, कॉस्मेटिक, इन सबकी अलग अलग डिमांड रहती है. ऐसा तो होता नहीं कि एक प्रोडक्ट, ये जो 3 प्रोडक्ट है तो तीनों की इक्वल डिमांड रहेगी, नहीं. ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि एक प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में तो उनका टारगेट ज़्यादा रहेगा, तो लोग ज़्यादा बनाएंगे, कोई कम बनाएगा. तो इस तरह से ही प्रोडक्शन होता है उनकी डिमांड को लेकर. तो सबका अपना अलग प्लान होगा और कोई भी इधर उधर इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूसरे के उसमें नहीं जाएगा. मतलब आपका जो काम, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लाई करती है, तो आप अपना गोल अचीव करने में लगा दो आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए. ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ओके और सब अपना अपना गोल अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा.
बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट जो चीज़ बना रहा है दूसरा भी वही बना रहा है, सेम सेम चीज़ें बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वहाँ पे एक प्लांट है तो वहीं पे सोप भी बन रहा है, वहीं पे कॉस्मेटिक भी बना दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग की सिचुएशंस नहीं होना चाहिए। ओके सर, कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है। तो अगर ये चीज़ अगर कंपनी के अंदर फॉलो होती है तो इससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। आपको कॉस्मेटिक बनानी है, आपका ध्यान बस उसमें रहेगा, तो आप कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आगे चलते हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कंपनी के गोल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने काम कर रहे हैं और वो अगर अपना गोल अचीव करते हैं, है ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो गोल है, क्योंकि वो एज ए यूनिट काम कर रहे हैं। वो एक यूनिट है, कॉस्मेटिक यूनिट हो गई, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है ना। इसी तरह से शैम्पू जो बना रहे होंगे वो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, वो काम कर रहे हैं। तो ये सब अपने अपने अचीव करेंगे गोल्स को, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। सेकंड, एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज गॉट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। और ये वन डायरेक्शन कौन सा, किस चीज का रहता है वन डायरेक्शन। देखो एम्प्लॉय तो बहुत सारे हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट का डायरेक्शन क्या है, कंपनी का कॉमन गोल। ओके, कंपनी का जो कॉमन गोल है, भले ये लोग अलग अलग है पर कंपनी का कॉमन गोल के लिए लोग काम कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर ये फॉलो नहीं होता तो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स वेस्टेज होगा और डिफिकल्टी होगी कंपनी के गोल अचीव करने में। ओके, अब इसके बाद में जो डिफरेंस है ये आपको नहीं करना है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये चीज़ नहीं आती तो लीव इट, इसको आपको नहीं करना है। केस स्टडी देख लेते हैं। मैं केस स्टडी भी साथ में कराता जा रहा हूँ ताकि आपका फोकस एक एक उस कंसेप्ट पे जाए। ओके, तो अपने को ये केस स्टडी देखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक कर ली फिर दूसरी अपन ने प्रिंसिपल पढ़ ली और केस स्टडी छोड़ते जा रहे हैं। आपको साथ साथ में ही कराऊंगा मैं। ओके, नाउ सूरज वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कारपेट मेकिंग। Since the company was making handmade carpet as well as machine made carpet, there was lot of overlapping. अब यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा है, कौन सा, हैंडमेड और मशीन मेड। बन कारपेट ही रहे पर एक हाथों से बन रहा है, एक मशीन से बन रहा है, ठीक है। देयर वाज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही एक्टिविटीज की मतलब कि कहीं पे मशीन मेड बन रहे हैं, हैंडमेड भी एक साथ बन रहे होंगे, या फिर कोई एम्प्लॉय आया उसने सोचा कि मशीन मेड इजी पड़ता है, चलो वहां चल के काम करता हूँ। तो ओवरलैपिंग हो रही है इनके काम की, मिक्स हो रहा, पता नहीं चल रहा कि किसका क्या टारगेट है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, हो सकता है आपको या तो मशीन मेड ज्यादा मिले या हैंडमेड ज्यादा मिले, तो ये वर्कर्स इधर उधर हो सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पे जो अपना प्रिंसिपल है डायरेक्शन का वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, हर एक एक डिवीजन बना दो। डिवीजन कौन से बनेंगे, एक हैंडमेड कारपेट का बन जाएगा, एक मशीन मेड कारपेट का बन जाएगा। अब ये दोनों अपने अपने टारगेट फिक्स करें, अपना काम करें, और जब ये दोनों अपने टारगेट जो इनको दिए गए हैं वो कंप्लीट करेंगे, अकम्प्लिश करेंगे, देन वंस दे विल अकम्प्लिश, ऑटोमेटिकली टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंप्लीटेड। ये हो जाएगा। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, जो कि बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपको अगर केस स्टडी में सबसे सिंपल अगर कुछ आता तो यही आता है। यहाँ पर ये चीज़ क्या है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जनरल वे में बताता हूँ कि आपको अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट रहते हैं कंपनी के इंटरेस्ट। मतलब कि आपका फायदा देखना है कंपनी का, जनरल इंटरेस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है। यहाँ पर अगर आपको बात करें कि जैसे कि कोई मैनेजर है, उसके बेटे की बर्थडे पार्टी है, अब वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम आ गया कंपनी में, तो उसके मैनेजर ने, हेड ने उसको बुलाया कॉल करके, तो उसको क्या करना चाहिए, अपने पार्टी में बोल देना चाहिए उसको कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ सर क्योंकि मेरे बर्थडे का पार्टी है, या फिर उसको ये प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि ये जो बर्थडे पार्टी है बाद में भी होके आ सकती है, अगर कुछ ज़रूरी काम है तो मैं कंपनी में चल जाता हूँ। और अब ये एक सेक्रीफाइस ही है देखा जाए तो, क्योंकि अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी छोड़ के कंपनी में काम करने जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने सबऑर्डिनेशन कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, जिसमें उसको खुशी मिल रही थी या फिर जो भी उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट था, और वहाँ कहाँ चला गया ये, अपने कंपनी के लिए चला गया क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये एक एटिकेट है जो कि बिजनेस मैनेजर में होता है, और वो कंपनी के लिए काम करते हैं। ओके, तो हो सकता है कम टाइम डिवोट करके, पर वो जाएगा ज़रूर कंपनी में। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर वो अपना सोचता है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं तो बर्थडे ही सेलिब्रेट करूंगा बर्थडे बच्चे का और मैं उसमें नहीं जा सकता, तो फिर वो इसको वायलेट कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से गोल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं। तो आपको कंपनी के बारे में सोचना है, अपने पर्सनल फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आप किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे हैं। अब कंपनी के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, ठीक है? अब आपको मार्केट से आपको 2 ऑप्शन है। एक तो आपको दे रहा है 5 रुपीज़ में आपको कुछ पर यूनिट के हिसाब से दे रहा है, ओके, सस्ता दे रहा है। और एक आपका रिलेटिव है, वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से देगा आपको। आपको रॉ मटेरियल से मतलब है, पर और क्वालिटी दोनों की सेम है, ओके। ये चीज़ पे मैं इंसिस्ट करना चाहूँगा, क्वालिटी दोनों की सेम है। पर आपने क्या किया, आप पावरफुल हो, आपकी अच्छी बहुत ही अच्छी पोजीशन है, तो यू विल टेक एडवांटेज ऑफ योर पोजीशन। आप अपनी पोजीशन का एडवांटेज लोगे और आप क्या कर सकते हो वहाँ पर, आप हो सकते हो अपने रिलेटिव को, जो आपका रिलेटिव है जो महंगा दे रहा है, उससे आपने सामान खरीद लिया। तो यहाँ पे आपने कंपनी के एक तरफ से नुकसान किया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा फायदा दिया, जबकि आपने कंपनी के इंटरेस्ट को या जनरल इंटरेस्ट को आपने कोई भी फायदा नहीं दिया। मतलब उनके इंटरेस्ट को आपने जाने दिया और अपना खुद का फायदा देखा कि मैं रिलेटिव को फायदा पहुंचाऊंगा, वो कमाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें करना भी गलत हो जाता है, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल or employees. In the organization, all the employees are working with some objective and there is always an objective of the organization. देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात लिखी हुई है, एम्प्लॉयज क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, ओके, और कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव होता है। If the objective of individual are in the same direction of the organization, then there is no problem. But if the employee of both the groups are in different direction, then the manager try to reconcile the individual interests with organizational goal. And if it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organization goal. Ultimately उसको अपना individual interest जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कंपनी में काम है इस वजह से, ओके। तो ये उसका एक सेक्रीफाइस रहेगा। पर अगर उसका जो इंटरेस्ट है वो अगर उसको लाए, उसको बिल्कुल एक हैंड इन हैंड ले जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में, कि अगर उसके जो अर्निंग, जैसे कि अर्निंग करना चाहता है कोई, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि कोई इंसान रहता है, जैसे कि कंपनी ज्वाइन ही की है पैसा कमाने के लिए, तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर लेना चाहिए खुद के गोल्स को, कि कंपनी ग्रो करेगी तो उसके साथ साथ मैं भी ग्रो करूंगा। दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड ऑफ अ मैनेजर। तो ये अगर चीज़ करता है वो तो बहुत ही अच्छा रहता है ना। तो इससे वो क्या करेगा, अपने अलाइनमेंट कर लेगा, अपने कंपनी के गोल्स और अपनी ग्रोथ को साथ साथ ले जाएगा। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। पर अगर नहीं हो पाता, ऐसा किसी वजह से नहीं कर पाता, तो फिर उसको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट जाने देना चाहिए और कंपनी के लिए काम करना चाहिए। कंपनी का फायदा सबसे पहले, ओके, ट्रीट इट दिस वे। नाउ manager must take all the decision in the organization by giving priority to the organization interest and not his personal interest. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देना है, ओके। Now, the manager can ensure this by explaining behavior by not misusing his authority for personal favor. Personal favor भी नहीं देना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको रिलेटिव को ऑर्डर दे दिया उसने, जबकि उसने डबल रेट पे बेचा, तो ये एक फेवर दे दिया उसने अपने रिलेटिव को। तो ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को जॉब पे रख सकते हो, तो आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हो, पर आपने अपने रिलेटिव को रख लिया जो जिसको कुछ भी नहीं आता। तो ये भी क्या चीज़ है, एक तरह से आपने क्या देखा, पर्सनल इंटरेस्ट देखा, आपने कंपनी के जनरल इंटरेस्ट को नहीं देखा। तो ये प्रिंसिपल वहां पर आएगा, केस स्टडी में ऐसी ही बात लिखी रहेगी, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट ही ज्यादा ध्यान देना। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, एंड सेकंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठना, वो चीज होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अगेन एन इजी वन, रेमुनरेशन। जब आप काम करते हो, व्हेन यू वर्क फॉर सम कंपनी यू गेट पेड, ओके, इन कैश और इन काइंड, डजंट मैटर, आपको कैश भी मिलता है, यू गेट फैसिलिटी ऑल्सो, हाउसिंग फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, ये सब भी मिलती है। तो यहाँ पर रेमुनरेशन की अगर बात करें तो ये सब,
और एम्प्लॉय को यही चाहिए रहता है। कितना पैसा मिलना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए इतना तो मिलना चाहिए एटलीस्ट कि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा-सा मेंटेन कर पाए। एटलीस्ट वो ऐसा नहीं होगा उसको किसी और से पैसा लेने जाना पड़े, तो इतना रेम्युनरेशन होना चाहिए। अब अगर ऐसा हो कि काम आपको बहुत ज़्यादा दे दिया गया है और आपको सैलरी बहुत कम दी जा रही है, तो भी आप अनसैटिस्फाइड रहोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? ये एक डिमोरलाइज कर देती है एम्प्लॉय को और ठीक से काम नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली, अच्छे से ठीक से उसको पे करना चाहिए और एडिक्वेटली, पर्याप्त यानी टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरी विच वुड at least a reasonable standard of living. At the same time it should be with the paying capacity of the company. The fair wage is determined according to. अब यहाँ पर हमेशा हम सोचते हैं कि इंक्रीमेंट मिलना चाहिए एम्प्लॉयज को, तो उसको ज़्यादा फायदा होता है। कोई कंपनी इतना ज़्यादा पे कर रही है तो कोई कर ही नहीं रही है, ऐसा क्यों है? जबकि हम सेम इंडस्ट्री में लाए कर रहे हैं, जैसे कि दवाई बनाने वाली कंपनी तो कोई ज़्यादा पे कर रही है, कोई कम पे कर रही है। तो ऐसा डिफरेंसेस क्यों है? देखिए साइज पे भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसका साइज पे भी मैटर करता है। हो सकता है कि कोई छोटी कंपनी है मेडिसिन बनाती है पर उसके पास अभी इतने रिसोर्सेस नहीं कि वो पे कर पाए, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थोड़ी सी। तो उसके हिसाब से इतना डिसेंसी वाली पेमेंट तो दे दे कि उसके बराबर तो नहीं कंपेटिटर, बट इतनी भी कम नहीं कर देना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए और एक एम्प्लॉय अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाए। तो स्टैंडर्ड एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो एक व्यक्ति का मैनेज हो जाए, इतना सैलरी तो होना चाहिए कि अपने खर्चे निकाल पाए। ओके, नाउ आफ्टर दिस यहाँ पर क्या पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए? फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है कंपनी की, ऑफ द कंसर्न यानी कंपनी, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ जन एक्सप्लॉइट भी करते हैं, तो मिनिमम वेज रेट को ध्यान में रखो कि सरकार ने कितना तय कर रखा है उसके हिसाब से पेमेंट दो। थर्ड, द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कंपेटिटर्स। पूरी इंडस्ट्री में आपके कंपेटिटर भी होते हैं, तो कंपेटिटर कितना पेमेंट कर रहा है तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं और पेमेंट जो है वहाँ पर कंपेटिटर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पर आपकी कंपनी दे ही नहीं रही। जैसे कि हमारे केस में अगर हम देखें तो इप्का इप्का इतना पेमेंट देता ही नहीं है, बल्कि बल्कि आप दूसरी कंपनीज को देखेंगे जो कि देवास इंदौर की तरफ है, जैसे कि सन फार्मा वगैरह, तो वो बहुत अच्छा पेमेंट देती है, कई ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको देखने में आता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन में इप्का आके फेल हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है इसके, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्नड मोर प्रॉफिट देन पार्ट ऑफ हिज फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स। ओके, यहाँ पर क्या बात करी? एम्प्लॉयज को बोनस देने के बारे में। अगर किसी कंपनी को देखो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर होता है तो वो क्या करती है, अगर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी उस प्रॉफिट को शेयर करे तो उनको अच्छा लगता है, एक बिलोंगिंगनेस लगती है उनको कि हमको बिल्कुल ये यहाँ पर एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हम सेटिस्फाइड हैं। तो सेटिस्फाइड रखने के बारे में उसको, जस्ट लाइक कॉग्निजेंट कंपनी आईटी फर्म, उसने एक बार किया था ऐसा कि बहुत अच्छा बोनसेस दिए थे क्योंकि उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करके दिया था उनके एम्प्लॉयज़ ने, तो उस प्रॉफिट को उसने अपने ही एम्प्लॉयज़ में बांटा, है ना, कॉग्निजेंट ने। तो ये जो चीज़ है ये एक प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन को दिखाता है जो वहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो होता है। नाउ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है इसके? एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉय खुश रहेगा तो डेफिनेटली मोटिवेट तो होगा, उसके अंदर काम करने की इच्छा और ज़्यादा होगी। सेकंड, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इंप्रूव, उसका डिवोशन कंपनी के प्रति बढ़ जाएगा, तो ही विल बी बिकमिंग डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑल द कमिटमेंट दैट ही हैज मेड टू द कंपनी। नो कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, अगर वायलेशन करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय, बहुत सारी जगह को कंफ्यूजन रहता है टर्नओवर का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप कोई कंपनी है वो ठीक से पेमेंट नहीं कर रही है तो एम्प्लॉय क्या करेगा? जॉब छोड़कर चला जाएगा, कंपनी छोड़कर चला जाएगा, इसी को बोलते हैं टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, ना सेकंड है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय या डीमोटिवेशन। देखिए अगर ठीक से सैलरी नहीं मिल रही तो इंसान क्या होता है? सेटिस्फाइड नहीं होता, वो डिससेटिस्फाइड रहेगा और उसकी काम करने की इच्छा भी कम होगी तो डीमोटिवेट हो जाएगा। ये था इस प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। अब इसकी केस स्टडी देखते हैं। मिस्टर राम स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। राम ने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया। ही हायर्ड लेबर एंड पेड देम वेरी लेस वेजेस ओवर द टाइम विथ अ ब्रॉड विजन ऑफ राम एंड हार्ड वर्क ऑफ हिज एम्प्लॉयज। अब क्या किया? स्टार्टिंग में उसने ठीक है कम वेजेस दिए अपने एम्प्लॉयज को और बहुत हार्ड वर्क कर रहा है वो। द बिजनेस स्टार्टेड अर्निंग गुड रेवेन्यू, अब प्रॉफिट होने लगे, बट विथ इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो राम
डिड नॉट इंक्रीज द वेजेस एंड सैलरी। अब वो अर्निंग तो शुरू हो गई, पर राम क्या कर रहा है, उसकी सैलरी और वेजेस बढ़ा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉयज दे वर नॉट एबल टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो ठीक से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ओवरलुक्ड, नजरअंदाज करना। मिस्टर राम ने कौन सा किया, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा, उसने नजरअंदाज कर दिया। जस्ट आपने जो पढ़ा है यही वाला है ना, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। सो दिस इज द सेम थिंग, वही वाला है आपका। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाता है कि हाँ कौन सा राम क्या कर रहा है। यहाँ पे इसने शेयर नहीं किया एक तरह से, तो क्लियर यही बात अभी अपन ऊपर एग्जाम्पल में भी देखी थी। नाउ एट्थ वन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखिए सेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सारी पावर्स का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। जैसे कि अगर आपका स्कूल है, ओके एक स्कूल है मान लेते हैं, और वहाँ स्कूल में क्या है कि जो प्रिंसिपल है वो सारे पावर होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो अब जो भी चीज़ होगी उनके थ्रू ही होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा स्थिति बना रखा है वहाँ पे, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, सेंट्रलाइज में। मीन्स ऑल द पावर आर कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस ओनली। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी पावर इन फ्यू हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल। अब ये सेंट्रलाइजेशन का ये मतलब नहीं होता बिल्कुल कि की सारी पावर, स्कूल में ऐसा हो जाता है कई बार कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कंसंट्रेशन हो जाता है पावर का, तो आप उसको बोलते हो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कूल में बहुत, या इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही डेंजरस सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि हर चीज़ के लिए आपको पूछना पड़ता है। क्योंकि छोटी यूनिट हो सकती है, एक ही स्कूल है, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो सारी की सारी पावर लेके एक ही व्यक्ति बैठ जाए, और छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको उसको पूछना पड़ेगा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर को बांट दिया जाता है एट द डिफरेंट लेवल्स, बांट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे जो भी डिसीजन मेकिंग रहती है वो एम्प्लॉयज लोग लेकर कर पाए, इससे टाइम में देरी नहीं होती है और क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ये इसका फायदा रहता है। बट ऑन द सेम हैंड, अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि अगर बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी, तो वहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि अगर बात करें किसी बड़े फर्म की, तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस है मुंबई में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा कि सब लेवल पे पावर बांट के रखनी पड़ेगी, अलग अलग जोनल ऑफिसर्स वगैरह सबको। क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो वो काम ठीक से कर पाएंगे, अपने लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना। सेंट्रलाइज कैसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा पावर अपन ने नहीं दी, मतलब देखो कुछ लिमिटेड, देखो सारी की सारी पावर एक साथ इकट्ठी लेकर बैठ जाना नहीं होता है। कुछ थोड़ी बहुत ही आपने बहुत ही कम पावर रिलीज करी दूसरे दूसरे लोगों को। क्यों, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉय ही सक्षम नहीं है, दे आर नॉट केपेबल इनफ टू टेक द डिसीजन, तो इस केस में आप उनको बहुत थोड़ी सी पावर देते हो, ज्यादा पावर अपने पास रख लेते हो। तो ये किसका एग्जांपल होता है, सेंट्रलाइजेशन का। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं पे, पावर इन फ्यू हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल। लेट्स सी इट अगेन, पावर इन द फ्यू हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल। टॉप लेवल के पास ही सारा पावर रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ही पावर रिलीज करते हैं, तो वो भी सेंट्रलाइज ही कहलाएगी, डिसेंट्रलाइज नहीं कहलाएगी। डिसेंट्रलाइज मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग लेवल पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन करा, तो वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सारी पावर एक ही जगह पे अगर कॉन्सेंट्रेट करके रख दी तो होता है सेंट्रलाइजेशन। आप इसका ध्यान रखना, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये केस स्टडी में भी बहुत इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है। नाउ according to the FAIL, a company must not be completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both upon the size of the organization। यही बात मैंने की थी कि साइज को देखते हुए आपको डिसाइड करना है। ओके, साइज ही नहीं, आपको एम्प्लॉयज को भी देखकर डिसाइड करना है कि वो इस लायक है कि नहीं कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो हैंडल कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको सेंट्रलाइज ही रखना चाहिए, या अगर दे भी रहे तो बहुत ही कम पावर उनको देना चाहिए, क्योंकि हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों का बस आपको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में ध्यान रखना है। A small organization can be well organized and managed with centralized technique, but in large organization there is need for decentralization। वही बातें इसमें कही हुई जो मैंने भी आपको बहुत easily समझा दी है। Secondly, if the employees are efficient and competent, अगर वो अच्छे हैं, then they can be trusted by having decentralization. But if the employees are not fully developed and are less in number, then it must be centralization। वही बात उन्होंने भी कही हुई है जो मैंने कही थी अभी, कि अगर आपके एम्प्लॉय सक्षम नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करना चाहिए, आपको सेंट्रलाइज ही रखना चाहिए, पावर अपने पास होल्ड करके रखना,
सेंट्रलाइजेशन होता है पावर रिलीज करना अलग अलग लेवल पे, सो दैट दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर लेवल, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नाउ इसके आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स वगैरह ये सब नहीं करने, ये सब नहीं आते हैं इसमें। अगर ये चीज़ आई कि स्टडी में तो डेफिनेटली ये एडवांटेजेस वगैरह नहीं आते हैं। नाउ इसका डिफरेंस, कई बार इसका डिफरेंस ज़रूर आ जाता है, कम मार्क्स में ही सही, एक नंबर में भी आ जाता है, कई बार 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, यूजुअली ज़्यादा मार्क्स का ऐसा डिफरेंस नहीं आता है, बट इवन फॉर 1 मार्क्स दे विल मेक यू वर्क हार्ड। सो इसको कर लेते हैं। मीनिंग क्या है देखिए, इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली, मतलब टॉप लेवल की बात कर रहा है कि सारा पावर कहाँ है, टॉप लेवल पे। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आता है, इट इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब सारा टॉप लेवल हो, सॉरी मिडिल हो, लोअर लेवल हो, तो वहां पर तक इनको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो वो लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ऑथोरिटी एट द डिफरेंट लेवल्स, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, रिटेन्स मैक्सिमम ऑथोरिटी। कौन रिटेन करता है सेंट्रलाइजेशन में, टॉप लेवल। और यहाँ पर क्या होता है, ऑथोरिटी सिस्टमेटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल, यहाँ पे सारी लेवल्स पे एक सिस्टमेटिक ढंग से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही ऐसे रहते हैं जो कि टॉप लेवल के पास में रहते हैं। अब वो टॉपिक कैसे हो गए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ करोड़्स ऑफ रुपीज़ की मशीनरी है, तो अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर परचेज करने के लिए बोलेंगे आपको तो वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, तो यहाँ पर हमेशा टॉप लेवल की परमिशन लगेगी। तो ये चीज़ ऑथोरिटी रहती है कि अप टू सर्टेन अमाउंट आपका सिग्नेचर चलेगा। जैसे छोटी मोटी चीज़ें आप परचेज करना चाहते हो, टूल्स वगैरह, तो आपका चल जाएगा। बट अगर आपने करोड़ों की मशीनरी परचेज करनी है तो वहाँ पे टॉप लेवल का सिग्नेचर लगेगा, क्योंकि फंड्स ऐसे रिलीज नहीं होते। ये पावर फंड रिलीज करने की किसके पास रहेगी, टॉप लेवल के पास। तो आपको ये एग्जाम्पल है कि नहीं, बट आपको याद रखना चाहिए। नाउ केस स्टडी, ABC Limited permitted their sales to give discount up to 10%। ओके, ABC लिमिटेड ने परमिट कर रखी सेल्स वालों को डिस्काउंट दे सकते हैं 10% का, एज पर दैट डिस्क्रिप्शन एंड क्रेडिट टू द रेगुलर कस्टमर, उनके रेगुलर कस्टमर्स को दे सकते हैं। इफ द सेल्समैन वांट्स टू गिव मोर देन 10% डिस्काउंट फॉर स्पेशल ऑफर, दे विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम टॉप लेवल। टॉप लेवल की बात जरूर हो रही है यहाँ पर, तो टॉप लेवल से परमिशन लेके जाना पड़ रहा है आपको। मतलब यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, कैसा है यहाँ पे, अभी यही वाला जो है ना प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी बात हुई जा रही, तो आपको यहाँ पर यही लिखना है। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब यहाँ पर इतना पढ़ने की जगह आप सिर्फ इस डायग्राम को देख लीजिए यहाँ पर कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। यहाँ पर ये जो ऑथोरिटी में जो ABCDEF लिखा हुआ है, ये अलग अलग लेवल्स के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये मान लीजिए एक अलग डिपार्टमेंट है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, बीच में बॉस बैठे हुए हैं, ठीक है, हेड है। और अब अगर आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना है इनसे, तो अगर ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये लाइन और ये एक अलग डिपार्टमेंट है, तो एफ को ई से कम्युनिकेट करना है, ई डी से करेगा क्योंकि डी इसका बॉस है, डी सी से करेगा क्योंकि सी इसका बॉस है, और सी वे से बी, सी बी को कम्युनिकेट करेगा, फिर ए तक इंफॉर्मेशन जाएगी। तो ये टॉप लेवल तक ऐसी एक चेन रहती है, लाइन ऑफ कमांड है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। एनी हाउ ये चेन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफ उठ के सीधा ऊपर ए के पास पहुंच जाए या कहीं और पहुंच जाए। तो ये मैनेजर्स जो बीच में थे, आपको इनको स्किप नहीं कर सकते हो। स्किप मतलब ऐसा नहीं कि ऐप्स पहुंच के सीधा यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्केलर चेन, कि आपके बॉस हमेशा इन्फॉर्म्ड होने चाहिए कि आपकी जो बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको छोड़ दिया, उसके बॉस के पास चले गए बताने, और आपके इमीडिएट बॉस जो आपके ठीक ऊपर है उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी चीज़ की। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ओके, तो स्केलर चेन मीन्स द लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक। ये हाईएस्ट, ये लोवेस्ट रैंक है। ओके, द फयोल insisted that the chain must be followed strictly in the organization. Every information must pass through this chain. No skipping is allowed. skipping मतलब जैसा मैंने अभी बताया, आप छोड़ नहीं सकते। ओके, अब इसी का कंसेप्ट है, ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं, एक बिल्कुल उसके दूसरे मैनेजर को बोल रहा है, फिर वो उसको इन्फॉर्म कर रहा है। इस तरह की अगर बात होती दिखे तो वो कंसेप्ट आप समझ जाना कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन की बात हो रही है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसी के अंदर एक और कंसेप्ट छुपा हुआ है। वो कौन सा था, वो है गैंग प्लान का। उसको हम देख लेते हैं।
दिस गैंगप्लैंक हियर। तो गैंगप्लैंक क्या कहता है? गैंगप्लैंक कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन बहुत ही सेंसिटिव है, क्रिटिकल है और आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है, अगर डिले होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन है, तो आप वायलेट कर सकते हो सकता है सीधा पहुंच के बॉस के पास जा सकते हो, मतलब किसी भी लेवल का बंदा कहीं पे जाके बता सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। सो इट इज कॉल्ड एज गैंगप्लैंक। इसको क्या बोलते हैं अपन? गैंगप्लैंक बोलते हैं। तो ये चीज भी इसके अंदर आ जाती है कई बार, ये कंसेप्ट। ये काफ़ी इजी है, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। ये क्या कहता है? सिस्टमेटिक फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का। फिर नो कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसका बस ये आपको एडवांटेजेस ध्यान में रखना, यही आते हैं। नाउ इसके बाद हम एक केस स्टडी देख लेते हैं। इन अ स्कूल प्रिंसिपल मेक श्योर दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम, प्रिंसिपल जो भी ऑर्डर दे रहा है, ही बी पास टू द वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से जा रही है वाइस प्रिंसिपल के पास, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड देन टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट। देखिए कैसे इंफॉर्मेशन पास हो रही है, प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल, फिर एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जा रही है, फिर स्टूडेंट के पास में जा रही है। एंड ही नेवर अलाउज टीचर्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ हिम, वो टीचर्स को डायरेक्टली तो आने भी नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, अलग अलग बॉसेस के नाम आ रहे हैं, अलग ऐसे ही पता चल रहा है कि स्केलर चेन की ही बात हो रही है। तो स्टेट द प्रिंसिपल हेनरी फयोल, हेनरी फॉयल के जनरल प्रिंसिपल मैनेजमेंट, वो उसकी बात हो रही है, फॉलोड बाय द स्कूल प्रिंसिपल। तो कौन सा है वो? स्टेट द प्रिंसिपल। तो आपको ध्यान में आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको प्रिंसिपल ही बताना है, यहाँ पे कोई कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंस लिखकर मत आ जाना, ठीक है? सो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो कौन सा है आपका? क्या चीज हो रही थी यहाँ पे? स्केलर चेन। बस आपको स्केलर चेन को डिफाइन करके आ जाना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी विच कंसेप्ट ऑफ स्केलर चेन कैन बी यूज? तो वो है गैंग प्लैंक। अभी मैं बताऊं, इमरजेंसी केस में इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, तो वो अलाउड है कि आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि हर बार करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा करोगे तो जो अथॉरिटी वाली बात ही चली जाएगी ना, क्योंकि अगर मैं उठ के सीधा कहीं ऊपर बॉस के पास जा रहा हूँ तो ये तो अथॉरिटी पे सीधा क्वेश्चन खड़े कर देता है कि क्या इसके पास इतना पावर है कि वहां चला गया सीधा। इस तरह के क्वेश्चन कोई भी अवॉइड ही करना चाहेगा कंपनी के अंदर। तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये आपने अपनी बैग में भी किया होगा, स्कूल में भी करते हैं, बट हम इसका नाम नहीं जानते। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता क्या है? बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर क्या है, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, बट it refers to the orderly arrangement of man and material that is fixed place for everything and everyone in the organization. ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो फयोल था उसने इंसिस्ट किया कि यहाँ पर कंपनी के अंदर हर चीज़ की एक डेडिकेटेड प्लेस होनी चाहिए। जैसे कि आप कभी कोई मॉल में जाते हो या बिग बाजार में जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि लेडीज डिपार्टमेंट का सेक्शन अलग है, वहाँ पे सिर्फ क्लॉथ ही मिलेंगे। ग्रोसरी शॉप्स का अलग ही सेक्शन है, और शूज़ का अलग सेक्शन है। तो ये अलग अलग सेक्शन क्यों है? दैट इज अ डेडिकेटेड प्लेस फॉर एवरी मटेरियल। और मैन मतलब वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति खड़ा रहता है उसकी जगह भी वहीं फिक्स्ड है। तो इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर सब चीज़ मिक्स हो तो आपके ढूंढ पाओगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। जस्ट लाइक योर स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में हर एक कैबिनेट रहता है, तो कैबिनेट में बिल्कुल नाम लिखा रहता है आपकी क्लास का कि आपको आपकी बुक वहीं मिलेगी। वो कौन सा प्रिंसिपल होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। अगर वहाँ पर एक ही उसके अंदर आपको 11 12 9 केजी, अपर केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबकी बुक्स मिल रही हैं, तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको ढूंढना, किसी भी काम को करना। इतनी इजीली आप कोई भी बुक मंगाएंगे इतनी जल्दी लेके नहीं आ पाएंगे। पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होता है स्कूल्स में, तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड प्लेस होती है। तो जब ये फॉलो होता है तो आपका टाइम सेव होता है। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और लोगों की भी एक फिक्स प्लेस होती है वहाँ पर, है ना, कि वो वहीं मिलेगा। अगर आपको आपके लाइब्रेरियन को ढूंढना है स्कूल में, तो यू विल फाइंड हिम इन लाइब्रेरी ओनली। ओके, तो ये चीज़ हर एक की डेडिकेटेड प्लेस प्लेस रहती है वहाँ पर, इंसानों की भी, ठीक है? जैसे कि बैंक में भी जाते हो तो कैशियर की अलग अलग जगह है, ऑफिसर अलग बैठे हुए रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है ये। ऑर्डर का मतलब आप ये मत सोच लेना कि कोई डायरेक्शन दे रहा है या निर्देश दे रहा है, वैसा नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ का एक डेडिकेटेड प्लेस होना, मैन या मटेरियल, इंसान या चीज़ का। ओके, नाउ एग्जाम्पल, इफ अ वर्कर
is in need of a tool, he must know in which box और टूल रूम इट विल बी फाउंड। मतलब किसी वर्कर को टूल की ज़रूरत है तो उसको कोई टूल बॉक्स कहाँ रखा है, वो इसकी डेडिकेटेड प्लेस होगी तो उसको मिल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं कहाँ पे रखा है, कहीं पे भी पटक देते हैं कुछ कंपनियों में। तो अगर ऐसी कंपनी में अगर मैनेजमेंट चल रहा है तो वहाँ पे फिर ढूंढता रहेगा, आधे घंटे में ढूंढ के लाएगा कि ये तो कहीं और उठा के ले गया था। तो ऐसा मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए ना। तो ये चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखने की बात की गई है। पॉजिटिव फैक्ट क्या है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्मूथ वर्किंग होगी कंपनी के अंदर, ये इसके एडवांटेजेस है। ज़्यादा फोकस एडवांटेजेस पे ही रखना, क्योंकि डिसएडवांटेजेस के जस्ट उल्टे होते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा या पीपल कैसे रहेंगे, यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, या फिर कॉन्टेक्ट सही लोगों को आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे टाइम पे। ये पॉइंट जो थर्ड सेकंड वाला है इसको बताता हूँ मैं, नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पर्सन एट द राइट टाइम। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर कोई व्यक्ति जिसको जहाँ पे बैठना चाहिए, अगर वो वहाँ से उठ के घूम रहा है, कैन यू फाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। और अगर आपको ढूंढना भी उस इंसान को तो कहाँ जाके ढूंढोगे। जस्ट लाइक टीचर्स का आपको पता है कि टीचर्स कहाँ पे मिलेंगे, अगर वो आफ्टर स्कूल की बात करें तो डेफिनेटली स्टाफ रूम में मिलेंगे। पर अगर हमारे लिए ऐसा ना हो, हम कहीं और जा जाके घूम रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा टीचर्स को ढूंढना कि टीचर कहाँ है, फिर आप इधर उधर ढूंढोगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक डेडिकेटेड प्लेस की बात है, आपको वहीं मौजूद होना चाहिए जहाँ पर आपको होना चाहिए एग्जैक्टली। ओके, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब इसका केस स्टडी जैसा आता नहीं है, बट इसको देख लो। इन द स्कूल बुक्स केप्ट इन द ऑफिस, चॉक्स इन लाइब्रेरी ऑफिस, रिकॉर्ड इन द फाइल्स स्टाफ रूम, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। थोड़ी सी लाइन तो आपको पता रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या चीज़ होती है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है, डजेंट मैटर वो लड़का है या लड़की है, जेंट्स है, लेडीज, वुमेन, मैन, कोई फ़र्क नहीं रखता। रिलीजन किस, मुस्लिम है, हिंदू, सिख, ईसाई है, ये जो चीज़ें हैं, रिलीजन, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी, नेशनलिटी मतलब इंडियन भी हो सकता है, चाइनीज़ भी हो सकता है। तो अगर इंडिया में कोई चाइनीज़ को अगर अपन किसी कंपनी का सीईओ बना दे, तो ये क्या आप बोलोगे ना, यहाँ तो इंडियन कंपनी का देखो किसको बना दिया। तो ऐसा नहीं है, सुंदर पिचाई भी सीईओ बने हुए हैं, है ना। तो वो चीज़ जो अपने गूगल जैसी कंपनी का सीईओ एक इंडियन को बना रखा है, तो वो लोग नहीं सोचते होंगे कि इंडियन को हम क्यों बनाए, उन्होंने क्यों बनाया उसको, क्योंकि वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर वो बात ऐसी होगी, या तो केस स्टडी में इसको रिफ्लेक्ट करना, बहुत ईजिली बता रहा हूँ मैं तुमको, ध्यान से सुनना। सेक्स रिलीजन, सेक्स मतलब कि मेल या फीमेल, मेल को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, वुमेंस को निगलेक्ट कर रहा है, उस लड़की ने अच्छा परफॉर्म किया फिर भी उसको इतना प्रमोशन नहीं दिया गया, या फिर रिलीजन के बेसिस पे बायस्ड हो जाना, लैंग्वेज के बेसिस पे बायस्ड हो जाना, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी के बेसिस पे अगर ऐसी कुछ बात होती है, तो आप समझ जाना वहाँ पे वायलेशन किस कौन से प्रिंसिपल का हो रहा है, मतलब वहाँ पे कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वहाँ पे बराबर ट्रीट नहीं कर रहे, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इक्विटी रिफर्स टू द फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय उसको एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। Okay, employee will put their maximum efforts when they are treated with kindness, with justice. If a manager is biased in dealing with the employees, then employee will get dissatisfied and will not contribute to the maximum capacity. आपको बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे। Doesn't matter किस ग्रेड का, किस प्रोडक्शन या किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, पर उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए, मतलब कि उसके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, जेंडर। ओके, ये नहीं करना चाहिए। Example, in multinational company, people of various nationalities worked together without any discrimination. As we find a person of Indian origin, Sundar Pichai, CEO of Google, Sunil Sood, CEO ऑफ वोडाफोन। ओके, तो ये वोडाफोन और ये जो कंपनियां गूगल, ये सब बाहर की कंपनियां, बट स्टिल उन्होंने इंडियंस को वहाँ पर सीईओ बना रखा है। तो दैट इज़ गुड कि वहाँ पर वो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। इंडिया में पता नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, बट बाहर काफ़ी जगह फॉलो होते हैं। इसे करने से क्या होता है, एम्प्लॉय खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा और मोटिवेट होगा। ठीक है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा, इंक्रीज इन टर्नओवर, यानी कि एम्प्लॉय जॉब छोड़कर चला जाएगा, अनलाइकली रिलेशनशिप रहेंगे सुपीरियर बॉस और उसके अंदर काम करने वाले लोग यानी सबॉर्डिनेट्स के। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही पढ़ने, ये कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ दीजिएगा, ये मत पढ़िएगा। Okay, now Tina and Anshu completed their MBA and started working in a MNC multinational company at the same level. दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बोथ आर वर्किंग हार्ड, दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं। कौन है, अंशु और टीना। ठीक है,
अंशु हैज़ द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कॉलीग्स। अब ये इंडिया की कॉमन आदत है। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम बैक बाइटिंग करते हैं। बैक बाइटिंग मीन्स क्या होता है कि पीठ पीछे बुराई करना। तो ये किसकी आदत की बात कर रहे हैं? अंशु की बात कर रहे हैं कि ऐसा करता है। और किसको बताता है? बॉस को जाके बताता है। तो ये चीज़ एक गंदी आदत होती है, बट ये वो फॉलो करता है। ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट हिम। सब उसके बारे में जानते हैं। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो टीना परफॉर्मेंस वॉज रादर बेटर देन अंशु। टीना का परफॉर्मेंस किससे अच्छा है? अंशु से ज़्यादा अच्छा है। Even then their boss decided to promote Anshu, stating that being a female, अब वो जो लेडी है, जो टीना है, उसको लड़की बोल के कि इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो लड़की है। अब ये जेंडर के बेसिस पे कर रहे कि शी इज़ फीमेल, तो उसको कैसे किया जा सकता है? तो अंशु बेटर मैनेज कर लेगा, जबकि उसका परफॉर्मेंस किसका अच्छा है? टीना का अच्छा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वायलेटेड हियर, है ना, उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा। टीना विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हायर पोस्ट। तो ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी बहुत सक्सेसफुली कर लेती हैं। इंदिरा नूई इज़ अ गुड एग्जांपल। और वो नहीं अकेले, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कर लेती है। तो दैट डजंट मैटर कि आप ये बायसनेस वाला जो चीज़ है इसको छोड़ देना चाहिए, और हर कंपनी में ये चीज़ इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। 12th इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक कंपनी में किसी एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए कितना टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें वो काम सीख जाए और सेटल हो जाए जॉब पर, ये इसका मतलब होना चाहिए। अब वो टाइम आपको डिसाइड करना है, 6 महीने, 2 महीने, 1 ईयर, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एन एम्प्लॉय टू गेट सेटल एट अ जॉब, ये इसका मतलब है। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपने टाइम पे अपने कंप्लीट नहीं किया, 2-3 दिन में बोलो नहीं तुमको बिल्कुल टर्मिनेट करते निकाल दो तुमको, ऐसा नहीं होता। आप ये उम्मीद मत करो कि 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में वो सीख जाएगा काम। इट विल टेक सम टाइम फॉर एवरी एम्प्लॉय, क्योंकि हर एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता। कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, है ना। कोई प्रैक्टिकल सीखता है, कोई थियोरेटिकल सीखता है। तो देर आर वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयज। तो आपको कुछ टाइम देना चाहिए उनको, और स्टेबिलिटी उनको, ताकि वो जो काम को सीख जाए और वो स्टेबल हो जाए जॉब पर। ये इसका मतलब है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the management must provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employee cannot contribute their maximum. Frequently turn of the employees is a bad for organization. Such decision must be made taken when they are almost unfavorable. मतलब कि देखिए कि अगर अगर मुझे ऐसा लगे कि यार मेरे को कंपनी से निकाल दिया जाएगा अगर मैं काम नहीं करूँगा, पर ऐसा नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है बेटा, देखो एक प्रोबेशन पीरियड रहता है कि आप घुसे कंपनी में, ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन हो गए आपको काम नहीं आ रहा तो निकाल देंगे, नहीं। आपको टाइम दिया जाता है। जैसे कि कुछ कंपनियों में या मैक्सिमम बैंक्स में कैसा टाइम रहता है, 3 मंथ्स का या 6 मंथ का रहता है। उसमें वो चेक करते हैं कि आप काम सीख रहे हो कि नहीं। उसके बाद वो जरूर डिसाइड करेंगे कि आपको कंपनी में रखें या ना रखें। बट दैट इज अ थिंग कि आप कितना कॉम्प्लेक्स है आपका प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग ये लोग डिसाइड करते हैं। तो दैट इज स्टेबिलिटी। 6 महीने तक आप कंपनी में रहोगे, निकाल नहीं दिए जाओगे। उसके बाद कुछ हो सकता है, बाकी उसके पहले नहीं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या करते हैं? इससे जॉब सिक्योरिटी फील होती है ना। एक तो फिर इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ेगी मतलब एम्प्लॉय का डर खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी मतलब उसका डर खत्म है तो अच्छे से काम कर लेगा। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, और टाइम और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा। नाउ I think we should read it further also. Not only turnover but frequent transfer or rotation should be avoided, because it takes some time to a person to learn and get settled on the job, and by the time he gets settled he receives transfer order, then it will be a wastage of resource and employee will not be able to कंट्रीब्यूट टू बेस्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल सी बात कही है उन्होंने कि अगर एम्प्लॉय को बीच में ही अगर ट्रांसफ़र मार दिया जाए वहाँ से कि वो सीख नहीं रहा है, 6 महीने हुए नहीं, 3 महीने में ही ट्रांसफ़र, और उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि सीख नहीं रहा, तो ये एक गलत तरीका हो जाता है कि आपने उसको 6 महीने तक के लिए वेट ही नहीं किया। जब टाइम सेट है तो 3 महीने में उसका ट्रांसफ़र क्यों? फिर नई सिरे से उस दूसरे जॉब को दूसरे डिपार्टमेंट में करोगे तो दूसरा काम सीखेगा, वहाँ टाइम लगाएगा। तो ये तो एक रिसोर्स जो उसने 3 महीने में जो सीखा उस पूरे टाइम का एक तरह से वेस्टेज ही हो गया ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप वेस्टेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम लिखा हुआ है, और इम्प्रूव एफिशिएंसी, क्योंकि वो जॉब सिक्योरिटी वाला पॉइंट है। तो अच्छे से आपको पता है 6 महीने तक निकालेंगे नहीं तो आप दिल से काम करोगे कंपनी के अंदर। नाउ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, काफ़ी टीचर्स भी फॉलो करते हैं।
ओके, इनिशिएटिव प्रिंसिपल जो है क्या कहता है, इट रेफर्स टू द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप with self motivation. Fayol suggested that employees in the organization must be given opportunity to take some initiatives. Okay, it making making and executing a plan, it gives immense satisfaction to the employees. So manager must welcome the suggestion and ideas before फ्रेमिंग द प्लान. प्लान बनाने से पहले अगर आप एम्प्लॉय से कंसल्ट कर लें, उनसे फ्री कर दो उनको कि कोई भी सजेशन या आपको कोई आइडिया देना है तो आप अभी दे दीजिए, जो भी करता है साथ उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, हम उनको सम्मानित करेंगे और हो सकता है प्रमोट किया जाएगा बाद में. तो ये चीज़ों से क्या होता है, जो एम्प्लॉय रहते हैं वो ईगर हो जाते हैं, वो इनिशिएटिव लेने लगते हैं और आइडियाज़ उनके जो ब्रेन में रहते हैं वो रियली उनको मैनेजमेंट के सामने पुटअप करने लगते हैं. ओके, तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर कंपनियां फॉलो करने लगी हैं आजकल. इससे अगर रियली कोई आइडिया बहुत अच्छा अगर आपने दे दिया कंपनी को, और कंपनी क्या करती है, डजेंट मैटर कि वो किस लेवल का इंसान से आया हुआ है, डजेंट मैटर. ओके, जैसे कि अगर वो छोटा सा लोअर लेवल का इंसान ही क्यों क्यों ना हो, जैसे कि कोलगेट कंपनी, तो उसका एक छोटा लेवल का इंसान ही क्यों ना हो जिसने सेल्स बढ़ाने के लिए क्या बोला था कि कोलगेट जो है तो उसके प्रोडक्ट का जो होल रहता है, कोलगेट का जो टूथपेस्ट रहता है उसके होल के साइज को बड़ा कर दो, तो इससे ज़्यादा टूथपेस्ट निकलेगा और वो जल्दी खत्म होगा तो उसकी डिमांड सेल्स बढ़ जाएगी मार्केट में, और ऐसे ही हुआ. तो ये तो एक छोटे लेवल के इंसान ने, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने बोला था, लेटर ऑन ही वॉज अप्रिशिएटेड. तो ये जो चीज़ है, तो आइडिया किसी का भी हो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कर दिया जाता है ना. तो ये एक अच्छी बात होती है इनिशिएटिव लेना, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. पर यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आइडियाज़ दे रहा है, जनरेट कर रहा है और मैं उनके आइडियाज़ सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा मैनेजर हूँ, मैं उनके आइडियाज़ सुनना ही नहीं चाहता, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ. ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं आपके इनिशिएटिव्स को दबा रहा हूँ एक तरह से, या कोई भी मैनेजर दबा रहा है, तो यहाँ पर ये फिर वायलेशन हो जाता है इसका कि इनिशिएटिव आप वो करना ही चाहते, आप अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हो. तो कुछ जन ऐसे भी होते हैं जो आपके इनिशिएटिव्स को आगे नहीं आने देंगे, तो वो चीज़ गलत हो जाती है. Now, for example, before setting up the plans, the manager must welcome the suggestion and ideas of the allowing the maximum participation. मतलब वही प्लान बनाने से पहले आप अपने एम्प्लॉय से पूछ लो, ठीक है, कि कैसे क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए. बट वंस द प्लान इज मेड, एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट एंड इम्प्लीमेंट इट. एक बार प्लान अगर बन गया तो फिर क्या होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि सेल्स कंपनी में पहले ही एम्प्लॉय को बुला के पूछ लेते हैं कितना टारगेट होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो टारगेट वो खुद ही बताते हैं, और फिर वो टारगेट एक बार उनको दे दिया गया तो फिर वो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको. फिर डजेंट मैटर किसने क्या बोला, जो है वो है, आपको करना है, डजेंट मैटर. ओके, सो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे इसके, डेवलपिंग फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. आपसे पूछा गया तो आपको ऐसा लगता है कि कंपनी मुझे भी कुछ बिलोंगिंगनेस देती है, कि मैं इस कंपनी में भी कुछ हूँ. सेकंड, एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम. वो टारगेट अचीव करेगा बिल्कुल समय पे. ओके, ये दो इंपॉर्टेंस इसके याद रखना अपने को, या एडवांटेजेस. Now here, Mr. Rajiv, the senior manager of Unique Enterprises, considered himself very wise and used to take all the decision himself. अभी जो मैनेजर है मिस्टर राजीव सारे डिसीजन खुद लेता है विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज. वो एम्प्लॉय से पूछता ही नहीं है. ही नेवर यूज टू हेल्प anyone nor he used to take any help from anyone. ना तो किसी से मदद लेता है ना देता है. ठीक है, द एम्प्लॉयज ऑफ यूनिक एंटरप्राइजेस वर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली. अब वो ठीक से एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, द कंपनी प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, प्रॉफिट भी गिर रहे हैं. टू टैकल द प्रॉब्लम द कंपनी अपॉइंटेड न्यू मैनेजर फ्रॉम आईआईएम बेंगलोर. अब कोई आईआईएम का बंदा, कोई अच्छा मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को उन लोगों ने जो काम पे रख लिया है. द न्यू मैनेजर आफ्टर ज्वाइनिंग मेड अ पॉलिसी दैट ऑल द डिसीजन विल बी टेकन बाय कंसल्टिंग एम्प्लॉयज इन द मीटिंग. अब उसने क्या डिसीजन निकाला है, जो आईआईएम का जो एक स्पेशलिस्ट आया है जिसको काम पे रखा है, कि हम एम्प्लॉय से पूछेंगे और एम्प्लॉय से पूछ के फिर डिसाइड होगा कि क्या करना चाहिए. तो उनको एक इनिशिएटिव दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को. So all employees must give some suggestion and best suggestion will be rewarded with financial and non-financial incentive. Financial मतलब पैसा देके सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट, या नॉन फाइनेंशियल जैसे कि सर्टिफिकेट्स देना, ऑनर करना उनको मीटिंग्स में बुला के, या फिर आर में जब रिवॉर्ड मिलते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर बुला के उनको सम्मानित करना. तो इट विल बी लाइक ए प्राउड मोमेंट फॉर एनी एम्प्लॉय. अगर सर्टिफिकेट भी मिलता है तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है, अगर पैसे मिलते हैं सैलरी तो ऑटोमेटिकली वो तो सबको चाहिए रहता है, तो ऑटोमेटिकली बंदा काम करेगा ही सही, एम्प्लॉय डेडिकेशन से काम करेगा. ठीक है, नाउ दिस पॉलिसी हैड वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंपनी. तो कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़े. तो ये जो ऊपर वाला हमने पढ़ा है
उसी की बात हो रही है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे हेनरी फॉयल का नाम हमारे एग्जाम में ना आए, तब भी आपको पता करना कर लेना चाहिए कि हाँ, कि यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, कि सीनियर मैनेजर पूछ रहा है एम्प्लॉय से, उनको एक तरह से इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो वहाँ पर वही बात आती है इनिशिएटिव वाले पॉइंट की, तो वही आंसर रहेगा हमारा। लास्ट इज एस्प्रेड डी कॉर्प्स प्रिंसिपल, जो आखिरी फयोल ने दिया था वो था एस्प्रेड डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या है? एकता में ताकत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एस्प्रेड डी कॉर्प्स का ये मतलब होता है। मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। दिस विल ब्रिंग, क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को? प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। ये वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ लेने, कई बार आता है केस स्टडी में। दिस विल बी दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सब लोग भाईचारे से एकदम एक होकर काम करेंगे, प्रेम भाव से, तो काम बहुत अच्छे से होता है। कॉपरेट करके काम करना है ना। अब मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। आई को किससे रिप्लेस करना? मतलब मैं नहीं, हम है। मतलब कि अगर कंपनी में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम यूनिटी में काम नहीं कर पाते, अगर एक दूसरे की बस टांगे खींचना है। पर ऐसा नहीं होता, बाहर की कई कंपनियों ने प्रूव कर दिया, लाइक फोर्ड। फोर्ड का नाम सभी को पता होगा कि हाँ, कार है, कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था कई साल पहले, जबकि उनका दौर अच्छा नहीं चल रहा था। वो लोग ऐसे थे कि अगर उनका कोई वर्कर छुट्टी पे चला गया या फिर किसी वजह से बीमार हो गया, तो बाकी के जने मिलकर उसका काम कर देते थे, कंपनी के गोल्स अचीव कर देते थे। तो दैट इज व्हाट समथिंग वी कॉल एज यूनिटी, वेर यू कैन फाइंड दैट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो काम पे चला गया तो वो क्यों नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूँगा इसका काम, ये एटीट्यूड इंडियंस का ज़्यादा रहता है। पर अगर बाहर के लोग देखेंगे तो क्या उनमें क्या फ़र्क है और हमारे में क्या फ़र्क है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। वो एक्चुअली ये बिलोंगिंगनेस वाली बात आती है, जो कई बार हम लोग बिलीव नहीं करते इसमें, या जो भी है नेचर, बट बाहर काफ़ी जगह ये फॉलो हुआ है। इवन इन जापान ये चीज़ देखी गई है। तो ये चीज़ हाँ फॉलो होती है वहाँ पर। और यूएस में जो फोर्ड कंपनी कई जगह आज स्टेप कर चुकी है, इवन इन इंडिया इट इज़ देयर। तो ये जो चीज़ है उन्होंने फॉलो किया था कभी। Now, for example, if the production manager assigned a target of 100 units, a group of 10 members divided the target among themselves to produce 10 units each. हर एक को देखिए 100 यूनिट बनानी थी और 10 एम्प्लॉय, तो सबको 10-10 का टारगेट दे दिया। और फिर वो बोल रहे हैं कि ईच मेंबर शुड बी कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द अचीविंग हिज इंडिविजुअल टारगेट ऑफ 10 यूनिट्स। अब अगर हर एक व्यक्ति सोचेगा मेरे को 10 ही बनानी है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। पर इसमें क्या होगा? बट दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट। ये जो 100 यूनिट है ये आपको एनी हाउ बनाना है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ना कि अपने इंडिविजुअल टारगेट पे कि 10 बनाऊंगा तो मेरा काम खत्म, फिर मैं नहीं जानता। ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो आप फिर एक ही यूनिटी स्ट्रेंथ वाली जो बात आती है वो आपकी यूनिटी नहीं दिखती वहाँ पे। क्योंकि आप दूसरे का काम बोझ समझ रहे हो, आपने अपना काम कर लिया तो आपने सोचा मुझे तो कोई नहीं निकाल सकता, दूसरे का मैं नहीं जानता, उसका जैसे कि कोई घर वर नहीं है जैसे कि। तो ये एक गलत फीलिंग होती है ना। So then the other 8 member, sorry, okay, so if two workers of that group fall sick, दो जने बीमार हो गए, then the other members must divide the individual target among themselves and try to achieve the target. ठीक है, तो दो अगर बीमार हो गए तो उनका जो काम है वर्कलोड आपस में बांट लिया जाए और कंपनी का जो गोल है, टारगेट है, उसको अचीव कर लिया जाए। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कोई दूसरे बीमार पड़ जाए तो उसका साथ भी ऐसे ही होगा। तो इससे कभी भी एक एकता बन जाती है, फिर उस वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आप एक फैमिली बन जाते हो। यू आर नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय, एक फैमिली बन के काम करता है। और जब ऐसी जगह होती है तो वहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली देखना नहीं पड़ता ज़्यादा। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एकता का होना, है ना। एकता मीन्स यूनिटी का होना। ठीक है। ना व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल? डेवलप टीम स्पिरिट। इसको अप्लाई करने से क्या होता है, आपकी एकता बनती है ना, टीम स्पिरिट की भावना आपके अंदर आती है, टीम में काम करना। टीम स्पिरिट मतलब टीम में काम करना, सब एक साथ मिल के किसी टास्क को करते हो। तो वो चीज़, जैसे कि आप वहाँ पे अपने स्कूल में कई बार आप गेम्स खेलते हो तो टीम बना के खेलते हो, तो आपका क्या ऐसा विनिंग इज योर एक्चुअल टारगेट। डजेंट मैटर वो दो जने को इंजर्ड हो गए, 8 ही बचे, तो 8 मिलके क्या करेंगे, हम वो जो इंजर्ड हो गए उनका भी जो एफर्ट है हम पूरा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देंगे कि उनकी कमी महसूस ना हो। तो ये चीज़ तो आप भी करते हो अपने स्कूल लाइफ में ना। तो दैट इज टीम स्पिरिट। नाउ अचीविंग द ग्रुप गोल, ग्रुप गोल को अचीव करना, ग्रुप गोल को आप अचीव करते हो, ये इसके एडवांटेजेस रहते हैं। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल। इसके बाद हम देखेंगे
टेलर ने जो दिए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल, वो थे वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के बारे में। ये था मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा प्रिंसिपल थे, किनके, फयोल के, जो आपने अभी पढ़ लिए। कितने थे, 14 थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू।